हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम चैप्टर 4 जो कि हमारा अल्टरनेटिव सेंटर पावर है उसका हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम जो एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया रीजन है इसके हम 3 पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी 5 लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें हमने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में, यूरोपीय यूनियन की जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में और मिलिट्री के फील्ड में जो इफेक्ट्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर 5 में क्या डिस्कस किया था, आसियान के बारे में। लेक्चर 5 में हमने आसियान के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर 6 रहेगा इसके हम जो 3 पिलर्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हमारा वीडियो पैटर्न वो किस पैटर्न से चलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संडे संडे को, यानी कि जो हमारा संडे रहता है उसमें हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, जो कि अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है। और नेक्स्ट संडे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट जो कि हमारा हिस्ट्री से, उसमें हमने एशियन, मिडिवल, मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है। कल की वीडियो में, यानी कल हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट का 2016 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने दो चीज और डिस्कस किया था कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो किस पैटर्न में होता है, और प्लस इसके सिलेबस क्या क्या है, और किस तरीके से यूपीएससी जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कशन है वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल बन सकता है। ये सारी चीजें कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक। अगर हम मंडे से सैटरडे तक की बात करें तो इसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक प्लस एक स्टैंडर्ड बुक, इसी के पैरेलल में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा एम लक्ष्मी का, यानी कि एम लक्ष्मी का लक्ष्मी। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की फर्स्ट एंड सेकेंड बुक को कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया। अभी हम 12th क्लास की फर्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी क्लास 12 की फर्स्ट बुक कंप्लीट होगी उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत का हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्कस किए जा चुके। इन दोनों पार्ट का आपको 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1 से लेकर जो पार्ट 2 तक हमने चैप्टर डिस्कस किया, 1 से लेकर 16 तक विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, ये सारी चीजें आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने इन 5 लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आसियान है उसके जो 3 पिलर्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम विजन्स डिक्लेरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो इंडिया और आसियान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज 3 पॉइंट पे हम अपना चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम आसियान के 3 डायमेंशन या रोल की बात करते हैं तो उसको 3 पिलर में डिवाइडेड किया गया है। 2007 में जब आसियान अपने अस्तित्व का 40वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था, यानी कि 40 साल वो जब वो पूरे कर चुका था, तब आसियान ने अलग अलग मौकों पर अपनी शक्ति और अपना जो इन्फ्लुएंस है, पावर एंड इन्फ्लुएंस को अलग अलग जगहों पे उजागर किया था। आसियान के द्वारा बहुत से क्षेत्र में अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए गए थे, जिसको हमने इन पिलर्स में डिवाइडेड कर रखा है। पहला जो पिलर है वो था आसियान एज अ सिक्योरिटी कम्युनिटी यानी कि जो हमारा आसियान है एक सुरक्षा समुदाय के रूप में। 20 ईयर यानी कि जब आसियान ने अपने पहले 20 वर्ष को कंप्लीट किया था, तो आसियान मुख्य रूप से क्या था, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी था, यानी कि एक सुरक्षा समुदाय के रूप में काम करता था। 1976 में 1976 में जो अगर बात करते हैं कुलाल जो लंपुर डिक्लेरेशन है उसमें ये डिस्क्राइब किया गया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसको पीस, फ्रीडम
और फेयरनेस जोन को क्या किया गया था, उसमें डिक्लेयर किया गया था। और इस समिट में हर एक गवर्नमेंट के हेड के द्वारा फ्रेंडशिप कॉर्पोरेशन ट्रीटी पे भी एग्रीमेंट किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि जितने भी जो मेंबर्स स्टेट हैं उनकी इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या किया जाएगा, पीसफुल तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा। ये डिक्लेरेशन कब साइन किया गया था, 1976 में। उसके बाद बात करते हैं 1980 के दशक में क्या हुआ था कि आसियान ने कंबोडिया में क्या है, शांति स्थापित की थी, यानी कि रिस्टोरिंग की थी। कंबोडिया के अंदर आसियान के द्वारा क्या किया गया था, पीस को रिस्टोरिंग किया गया था, यानी कि फिर से बहाल की दिशा में भूमिका निभाई थी। 1994 में आसियान कंट्री के द्वारा क्या है, एक आसियान रीजनल फॉर्म को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें जो भी डिसीजंस लेना था रीजनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, जो भी अदर इशूज है, तो कंट्री मेंबर्स के साथ साथ कुछ नेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया था, जैसे कि उसमें इंडिया, चाइना, जापान एंड यूरोप की कंट्रीज इसके रीजनल मेंबर बने। यानी कि रीजनल मेंबर के रूप में इंडिया, चाइना, जापान को 1994 में आसियान में जोड़ा गया, इसीलिए रीजनल आसियान रीजनल फॉर्म की स्थापना की गई थी। उसके अगर बात करते हैं उसके बाद आगे, तो ये एक ऐसा फॉर्म था, यानी कि ये एक ऐसा स्टेज था जिसमें एशियन और यूरोपीय कंट्री के बीच में डिस्कशंस होना था, जो भी जैसे कि पीसफुल टॉपिक पे, सिक्योरिटी के टॉपिक पे, टेररिज्म टॉपिक पे, क्रिमिनल एक्टिविटीज के, कंट्री के अंदर जो भी वेरियस कंट्री के अंदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इन सब के रिगार्डिंग पे डिस्कशंस करने के लिए, इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या है, एशियन और यूरोपीय कंट्री इसमें डिस्कशंस करने के लिए शामिल हुए। जैसे ही जो अगर हम बात करते हैं, जो हमारा एशियन रीजनल फॉर्म था, वो एक ऐसा मंच प्रोवाइड कराया गया जिसमें एशियन और जो यूरोपीय नेशंस के द्वारा हर उस सेक्टर पे, जैसे कि पीस, सिक्योरिटी, टेररिज्म, फिर ऑन गोइंग क्रिमिनल इंसिडेंट, वेरियस कंट्री के अंदर ट्रेड, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए डिस्कशंस करने के लिए वो एक मंच प्रोवाइड कराया गया था। फिर आसियान मेंबर्स जो कि फिर म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी चाहते थे, यानी कि जब म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी का तख्ता पलट कर दिया गया और उसका जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई थी, मिलिट्री के हाथ में, तो जो भी आसियान नेशंस थी, म्यांमार की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, इसका क्रिटिसाइज नहीं किया था। और जो भी यूएसए के द्वारा सेंसस लगाए गए थे, जो भी एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे यूएसए के द्वारा, आसियान नेशंस ने उसको मेंटेन करा, यानी कि आसियान देश म्यांमार के साथ फिर भी ट्रेड करते रहे। क्यों? जैसे ही यूएसए के द्वारा म्यांमार पे सेंसस लगाया गया था, ट्रेड स्टॉप किया गया था, तो म्यांमार के अंदर काफी ज्यादा वहां के लोगों को डैमेजेस हुई, यानी कि काफी ज्यादा लॉसेस उठाने पड़े थे। तो आसियान नेशंस मिलकर के साथ में आए और म्यांमार के साथ अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यू रखा। तो आसियान का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जितने भी जो मेंबर्स नेशन है उनकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पीसफुली सॉल्व आउट करना। अब अपने अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात चलते हैं, जो कि सेकंड पिलर है। सेकंड पिलर था इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारा पहला पिलर क्या था आसियान का, वो था सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरा पिलर जो डिवाइडेड किया गया था वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किया गया। अगर हम आसियान के मुख्य रूप से बात करें तो वो क्या था, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि इकोनॉमिक अगर बात करते हैं साउथ एशिया रीजन, जो कि यूरोप यूनियन के मुकाबले काफी छोटा एक इकोनॉमिक वाला और यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद भी अगर देखें तो आसियान लंबे समय तक क्या है, वो ग्रोथ पे रहा, यानी कि लंबे समय तक विकास की ऊंची दर पे बने रहना एक काफी टफ काम है, हार्ड काम है, मामूली इजी काम नहीं कह सकते। उसके बाद भी आसियान यूरोप यूनियन से इकोनॉमिक में छोटा होने के बाद भी वो लंबे समय तक विकास की ऊंची दर पे स्थापित, यानी कि ऊंची की उपलब्धि उसने हासिल कर रखी थी।
आर्थिक क्षेत्र में बात करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक टाइम में बात करते हैं, इकोनॉमिक एरिया की बात करते हैं, तो जो हमारा आसियान है, इसने अलग-अलग तरीके की जो उपलब्धियां हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में, मेन जो अचीवमेंट है उसको हासिल किया। उसको 4 पार्ट में, अभी हम 4 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला 1995 में जो बैंकॉक समिट किया गया था, या बैंकॉक समिट जो हुआ था, उसमें ये डिसीजंस लिया गया था कि जितने भी जो आसियान नेशंस है, उसमें क्या होगा, फ्री ट्रेड एरिया होगा। यानी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र को आसियान के अनुसार क्या है, बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि ट्राई किया जाएगा कि आसियान नेशंस के बीच में क्या है, फ्री ट्रेड एरिया को बनाया जाए। इसके अतिरिक्त इन राष्ट्रों के बीच में क्या है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि इस पे भी इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो आसियान कंट्री के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टिंग की गई थी, लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था किस फील्ड में, तो कैपिटल, लेबर एंड अदर सर्विसेज में इसको अडॉप्ट किया गया था। इन्हें यह एक साझे बाजार के रूप में भी देखने का प्रयास ये करते थे, यानी कि ये एक कॉमन मार्केट को के रूप में इसे देखने का प्रयास वो करते थे, देखने का या फिर बात करते उसको बनाने का प्रयास वे करते थे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यह प्रयास किया गया था कि जो भी आर्थिक विवाद है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेडिकल, जो अगर बात मैग्निज्म्स है या बात करते हैं जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूट, उसको जो सेटल है उसको क्या करना, शांतिपूर्वक तरीके से, यानी कि विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की जाए। जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूट था उसको सेटल करने के लिए क्या किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट रेडिकल मैग्निज्म्स को क्या किया गया था, सेटअप, यानी कि उसको बनाया गया था। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, 1995 में जो बैंकॉक समिट था, उसमें एक डिसीजन ये भी लिया गया था, यानी कि कहा गया था कि ये जो डायलॉग है ये कंटिन्यू रहेगा आसियान कंट्री और जो आउटसाइड एशियन है, जैसे कि आप 1995 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, इस सम्मेलन में एक फैसला ये भी लिया गया था कि आसियान से जो बाहर देश है, जैसे साउथ कोरिया, इंडिया और जापान के साथ मिलकर के क्या है, ये निरंतर संवाद जारी रखेंगे, यानी कि डायलॉग्स को ये कंटिन्यू करेंगे। अमेरिका और यूरोप के साथ भी क्या है, संवाद स्थापित करेंगे, यानी कि वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ भी डायलॉग को इस्टेब्लिश करेंगे। आसियान एशिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एशिया और जो पश्चिम सुरक्षा मामले पर भी चर्चा के लिए क्या है, ये एक साझे राजनीतिक मंच का इस्तेमाल करता है। तो ये आप कह सकते हैं, इनको कुछ कह सकते हैं कि ये जो हमारा आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये इसकी क्या है, तो जो सेकंड पिलर था इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशंस के, उसके रूप में हम देखते हैं। थर्ड जो पिलर है हमारा, थर्ड पिलर है हमारा सोशल कल्चर के रूप में, यानी कि आसियान एज अ सोशो कल्चर कम्युनिटी। अगर हम बात करते हैं आसियान में सांस्कृतिक गतिविधि को, यानी कि जो भी संस्कृति है, कल्चर्स है, कल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या है, आसियान के जो नेशंस है उनके बीच में जो दूरदर्शन है, यानी कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, उसको क्या किया गया था, एक्सपेंड किया गया था, उसकी जो एरियाज है उसको बढ़ाया गया था, यानी कि उसका विस्तार किया गया था। इससे जो भी जो ब्रॉडकास्टिंग और कॉमन कल्चर प्रोग्राम्स है उसको काफी ज्यादा इसमें हेल्प मिली थी। फिर रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जो भी कार्यक्रम, जो भी प्रोग्राम्स थे उनके हेल्प से कल्चर के एरियाज को आसियन नेशंस में जितनी भी जो संभव थी उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में पॉसिबल बनाया, यानी कि पॉसिबल्स बनाने की कोशिश की जा रही थी। फिर जैसे बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, गेम्स, स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें भी आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात रखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं हमारा, अगर हम आसियान रीजनल फॉर्म मेंबर्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन से नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और यूएसए, ये इसके रीजनल फॉर्म मेंबर्स हैं। आसियान के कितने मेंबर्स हैं ये हमने कल डिस्कस किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं इंडिया एंड आसियान के बारे में।
इंडिया एंड आसियान के बारे में बात करें तो भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर के क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यदि यह भारत से, अगर हम बात करते हैं, यदि हम भारत की बात करते हैं, जो भारत की जो एक गुड रिलेशंस है, जैसे कि बात करते हैं आसियान के साथ, जिसके जो कि फॉलो करता है किसको, लुकिंग ईस्ट पॉलिसी। यानी कि भारत ने जब पूर्व की ओर देखो नीति पर चलते हुए आसियान देशों के साथ क्या है, अपने रिलेशंस को मजबूत किया, अच्छे बनाए, पूरी तरीके से लागू हो जाए। तो आसियान देश व भारत के बीच में क्या है, 80% निःशुल्क ट्रेड हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत यदि ये पॉलिसी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है आसियान देश और इंडिया के बीच में, तो 80% जो ट्रेड होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगाई जाती है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इंडिया कंटिन्यू प्रोवाइड करा पाएगा जो भी सर्वल कंट्रीज है, जैसे कि हम बात करते हैं लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फॉर दी सोशो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि इसके भारत ने कई देशों के साथ मिलकर के विशेषकर अगर बात करते हैं लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यानी कि बात करते हैं वियतनाम को, इसके सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम में सहयोग देना आज भी जारी रखा है। फिर बात करते हैं कि नाम्बे के जो प्राइम मिनिस्टर में और जो हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है, 12th आसियान समिट में, तो यानी कि 12th आसियान समिट जो हुआ था उसमें म्यांमार की यात्रा की थी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब पूर्व की तरफ देखो को नीति को अब बदल करके पूरब के लिए कुछ करो की नीति होगा। यानी कि उनके द्वारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको बदल करके लुक ईस्ट पॉलिसी विल नॉट टू बी डू ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि हमें सिर्फ अब ईस्ट की तरफ देखने की पॉलिसी नहीं रखनी है, जबकि हमें वहां पे कुछ करने की भी जरूरत है। तो ये बात कही गई थी किसके द्वारा, हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कही गई थी। अब बात करते हैं विजन डॉक्यूमेंट 2020। यानी कि जो विजन डॉक्यूमेंट है वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि थाईलैंड में सरकार का तख्ता पलट दिया गया, और फिलीपींस में अशांति और म्यांमार में सैनिक तानाशाही के संदर्भ में यह महसूस किया गया कि अब जो आसियान रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके मूल के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करे। आसियान के जो देश है, देश में हो रहे जो भी गैर अनडेमोक्रेटिक जो चेंजेस आ रहे हैं उसके विरोध में आसियान के नेशन ने क्या किया था, उसका क्रिटिसाइज किया। 2007 में एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया कि आसियान देश के जो नेता है वो एक वर्ष में, यानी कि एक ईयर में, 1 ईयर में मिनिमम ट्वाइस मीटिंग वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। यानी कि एक साल में कम से कम वो 2 बैठक को आयोजित करेंगे। फिलीपींस शिखर सम्मेलन, यानी कि बात करते हैं जो फिलीपींस समिट हुआ था 2007 में, उसमें चाइना को भी इंक्लूड किया गया, में चाइना को भी इंक्लूड किया गया। उसके बाद ये ट्रेड, यानी कि फिर बात करते हैं 2007 के द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब जो हमारा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, फ्री, यानी कि ट्रेड फ्री एरिया के अंतर्गत चीन को शामिल किया गया। और दुनिया की जो तेजी से बदल रही है, यानी कि जो दुनिया तेजी से चेंजेस आ रही है, वर्ल्ड में जो तेजी से चेंजेस आ रही है, इसीलिए आसियान को अपनी अर्थव्यवस्था में और ज्यादा उदारता लाने की जरूरत है। 2020 तक न केवल व्यापार, यानी कि ना केवल सिर्फ अगर बात करते हैं ट्रेड, बल्कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज के क्षेत्र में भी आसियान ने पूरी तरीके से एक बाजार, यानी कि एक कॉमन मार्केट बनाए, यानी कि बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 3 पिलर डिस्कस किए आसियान के बारे में। फिर हमने इंडिया एंड आसियान के बारे में डिस्कस किया। फिर विजन डॉक्यूमेंट जो 2020 था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि इन 6 लेक्चर में, लेक्चर 1 से लेकर हमने लेक्चर 6 तक जो भी डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 7, जिसमें हम चाइना इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे,
चाइना इकोनॉमी। तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना लेक्चर 7 जो चाइनीज इकोनॉमिक्स होगा उस पे डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो के रिगार्डिंग जो भी एडवाइस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।